हेलो फ्रेंड, इकोनॉमिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मनी के बारे में कि मनी की परिभाषा क्या है, कि किस तरीके से इसके कार्य होते हैं। इसकी परिभाषा छोटे रूप में, नैरो में क्या है, वाइड में क्या है। और इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि वस्तु विनिमय की प्रणाली की जो कठिनाइयाँ होती है, ठीक है, कि किस तरीके से एक्सचेंज करना है, उसको हमने डिस्कशन किया था। अब आगे इसको बढ़ाएंगे। साथ ही साथ प्लीज़ यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 91% ऐसे लोग हैं जो बगैर सब्सक्राइब किए ही जा रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा बढ़ाइए। हम 11th 12th की बाकी बिजनेस अकाउंट वगैरह भी अब जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं मुद्रा की परिभाषा। देखो क्या होता है कि जो विनिमय करते हैं, विनिमय का मतलब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो एक्सचेंज करते हैं, मतलब कि हम उनको पैसे देते हैं, वो हमें वस्तु देते हैं, तो इसी चीज़ को हम मुद्रा कहते हैं। ये चाहे किसी भी तरीके का माध्यम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर मतलब कि कानून मतलब कि रुपए ही हों। यानी कि हम किसी भी चीज़ को अगर एक्सचेंज, किसी वस्तु खरीदने के बदले कुछ वस्तु ले रहे हैं तो हमारा विनिमय का माध्यम होता है, और इसी चीज़ को हम क्या, मुद्रा कहते हैं। तो आइए देखते हैं इस बुक में क्या कहा है। मूलतः मुद्रा का प्रवेश विनिमय के माध्यम के रूप में हुआ है। बिल्कुल जी, विनिमय के माध्यम के रूप में ही हुआ है। अतः कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, मुद्रा कहलाने योग्य बन जाती है। यानी कि जो भी वस्तु विनिमय यानी कि एक्सचेंज करने की जो क्वालिटी रखती है या उसका माध्यम का कार्य करती है, तो वह मुद्रा कहलाने योग्य बन जाती है। और साथ साथ आप है ना इस वीडियो को थोड़ा 240 या 360 हाई क्वालिटी पे देखना। ये बुक है थोड़ा आज साफ़ नहीं आ रही है, तो आप इसको थोड़ा बढ़ा लेना, ठीक है। इसके बाद समय के साथ साथ लोग मुद्रा के रूप में बचत करने लगे। इस प्रकार मुद्रा के अर्थ व परिभाषा में मूल्य संचय को भी जोड़ा जाने लगा। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे मतलब कि इंसान बेटर होता गया, तो उसने क्या किया, मुद्रा को संचय करने लग गए कि वो मतलब कि हम स्टॉक में रख सकते हैं। लेकिन पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पुराने टाइम में क्या था कि हम वस्तु के बदले वस्तु में एक्सचेंज करते थे। तो ज़रूरी नहीं है, कुछ वस्तु जल्दी ख़राब होने वाली होती थी, कुछ ज़्यादा कुछ ऐसी थी, तो उन चीज़ों को हम स्टॉक नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही हमने मुद्रा का विकास किया थोड़ा, तो क्या हुआ, इसको हम संचय करने लगे, और इसी को हमने क्या, मूल्य संचय का नाम दिया। इसके बाद इसके अतिरिक्त मुद्रा को मूल्य के मापक के रूप में भी पहचाना जाने लगा। कहने का अर्थ है कि हमने जो हमने वैल्यू रखी है, मुद्रा की जो वैल्यू रखी है, उसका हमने एक फिक्स माप बना दिया कि भाई ये इतने रुपए का है, और कोई चीज़ है वो इतने किलो की इतने रुपए में आएगी, ठीक है। ये उसका माप होने लगे, ठीक है। अर्थात विभिन्न वस्तु और सेवाओं का मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाने लगा। अब उसके बाद क्या हुआ, जो भी हमारे पास वस्तु थी, सेवाएं थी, उनको हमने मूल्य के रूप में कन्वर्ट कर लिया है कि भाई 1 किलो सेब के इतने रुपए हैं, या 1 महीने की कोई सैलरी किसी व्यक्ति की वो सेवा दे रहा है तो इतने रुपए हैं, ठीक है। उसके बाद है स्थगित भुगतानों के मान के रूप में कार्य करता है। स्थगित भुगतान उन भुगतानों को कहता है जो भविष्य में किसी समय में किए जाने, यानी कि भविष्य में होने वाले किसी भी भुगतान को भी हमने इसमें ले लिया, ठीक है, इसका कार्य करने लगी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आदेश मुद्रा तथा न्यास मुद्रा। आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश से चलती है। इसमें नोट सिक्के सम्मिलित होते हैं, ठीक है। जैसे अब हमारे पास पैसे हैं, 1000 का नोट है, 500 का नोट है, 10 का, 20 का, ये सारे हमारे आदेश मुद्रा होगी, क्योंकि सरकार इनको जारी करती है, ठीक है। उसके बाद है हमारी न्यास मुद्रा। इस मुद्रा को कहते हैं, न्यास मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जो प्राप्तकर्ता तथा अदाकर्ता के बीच परस्पर विश्वास पर अधिग्रहण होती है। उदाहरण के लिए चेक एक न्यास मुद्रा है जो भुगतान के रूप में स्वीकार करना विश्वास पर आधारित है, न कि सरकार के आदेश पर। बिल्कुल, जो आपका चेक है वो क्या है, न्यास मुद्रा है। क्योंकि देखो, आप अगर किसी को पेमेंट कर रहे हो, चेक में पेमेंट कर रहे हो, तो ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब वो आपको विश्वास पे लेगा कि भाई इसके अकाउंट में पैसे होंगे इसीलिए मैं इसको ले रहा हूँ, वो नहीं भी ले सकता है। तो ये सारी हमारी न्यास मुद्रा हो गई। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। देखो, क्राउथर के अनुसार मुद्रा की परिभाषा ऐसी किसी वस्तु के रूप में दी जा सकती है जिससे साधारणतः विनिमय का माध्यम स्वीकार किया जाता हो, इसके साथ साथ ही जो मूल्य के मापक व मूल्य के संचय का भी कार्य करता हो। तो इन्होंने कहा है कि मुद्रा की जो परिभाषा है ना, वो उस वस्तु के रूप में दी जा सकती है। अब वो वस्तु कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है नोट सिक्के हो या कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन उनकी
क्वालिटी या उनकी विशेषता होनी चाहिए। क्या विशेषता होनी चाहिए? एक तो उनका स्वीकार, मतलब हर लोग उसको स्वीकार करे, उसका माध्यम का स्वीकार करे। साथ साथ उसका एक फिक्स रेट होना चाहिए कि हाँ भाई ये इतने रुपए का मूल्य है इसका, और इसका फिक्स रेट ये है, और उनको हम संचय भी कर सकते हैं। अगर ये सारी क्वालिटी पूरी हो रही है तो वो हमारी मुद्रा कहलाएगी। ठीक है जी। इसके बाद है मुद्रा की वैधानिक व कार्यात्मक परिभाषा। देखो, कानूनी तौर पर देखो, वैधानिक व कार्यात्मक यानी कि लीगल एंड फंक्शनल। तो लीगल का मतलब है वैधानिक यानी कि कानून से है, जो भी लीगल का मतलब आ गया तो कानून से है, और फंक्शनल का मतलब जो भी उसके कार्य हैं। तो देखेंगे अब इसको समझते हैं। कानूनी तौर पर मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसे कानून द्वारा विनिमय का माध्यम घोषित किया जाए। तो मैंने आपको बोला था कि लीगल चीज़ें वो है जैसे सरकार क्या करती है कि सरकार कानूनी तौर पर कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसको सरकार ने जारी कर रखा है, चाहे नोट हो, चाहे सिक्के हों, चाहे कुछ भी चीज़ हो, कि भाई ये आदेश मुद्रा है, इसके पीछे सरकार ने क्या रखा है कि हाँ भाई ये इतने रुपए में चलेगी, इनका इतना मूल्य है, और इनको हम संचय भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसकी कार्यात्मक मुद्रा की कार्यात्मक परिभाषा के अनुसार कोई भी वस्तु मुद्रा हो सकती है जो 4 मूल्य कार्य करती है। यानी कि देखो, कोई भी कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल, मतलब कार्य करने चाहिए, उसके 4 कार्य पूरे होने चाहिए। सबसे पहले विनिमय के माध्यम का कार्य करनी चाहिए वो। दूसरी, उसके मापदंड का कार्य करनी चाहिए। भावी भुगतान के मान का कार्य करना चाहिए। मूल्य के संचय का कार्य करना चाहिए। यानी कि ये चारों चीज़ें अगर आपकी पूरी करती है तो ये हमारी कार्यात्मक परिभाषा के अनुसार ये हमारी मनी होगी। ठीक है। अब देखेंगे मुद्रा परिसंपत्तियाँ तथा निकट मुद्रा परिसंपत्तियाँ। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे जो बॉक्स दे रखे हैं। मुद्रा परिसंपत्तियाँ वे परिसंपत्तियाँ होती है जो मुद्रा का कार्य करती है। इसके अंतर्गत करेंसी, मांग जमा को शामिल किया जाता है। यानी कि जो भी एसेट्स है, परिसंपत्तियाँ हमारी, जिनको हम बिल्कुल मतलब कि कभी भी चला सकते हैं, बिल्कुल कभी भी कुछ कर सकते हैं, एक मतलब कि टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल हाथ के हाथ साथ के साथ ही करंट में काम कर सकते हैं। तो वो हमारी कौन सी है? मुद्रा परिसंपत्तियाँ। अब देखेंगे निकट मुद्रा परिसंपत्तियाँ। ये मुद्रा परिसंपत्तियाँ वे मुद्रा का कार्य नहीं करती परंतु उन्हें अल्पकाल में ही मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। तो मतलब कि इनको हमें ना, मतलब कि एक तरीके से मुद्रा का कार्य नहीं करेगी, लेकिन इनको क्या है, जल्दी से जल्दी हम इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब जैसे भाई हमारी एफडी हो गई या कुछ भी हो गई, बैंक में जाके हम कह सकते हैं भाई हमें इनको चेंज कर दो। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा है, ये देखो थोड़ा सा और इसमें ना थोड़ा ब्लर हो रहा है, ये प्रॉब्लम है भाइयों, क्या बताऊँ आपको, सेटअप नहीं बना सकता मैं, तो मैं ऐसा ही करता हूँ। तो आप है ना थोड़ा सुनने की कोशिश करना इसको। ठीक है। ये मत छोड़ के जाना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको छोड़ दें। आप है ना एक पेन और कॉपी ले लो, उसको साथ साथ लिखते रहे। थोड़ा मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मुद्रा की संकुचित और विस्तृत परिभाषा, यानी कि नैरो और ब्रॉड जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मुद्रा की कार्यात्मक परिभाषा को संकुचित परिभाषा का नाम दिया जाता है। यानी कि जो फंक्शनल, जो इनका फंक्शनल जो कार्य करता है उनको हम नैरो कहेंगे, नैरो परिभाषा कहेंगे। देखेंगे कैसे। इसके अनुसार मुद्रा में केवल नोट, सिक्के, मांग जमाएं, चेक आदि को सम्मिलित किया जाता है। अन्य शब्दों में संकुचित परिभाषा के अनुसार मुद्रा में केवल उन्हीं वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो मुद्रा के कार्य के रूप में कार्य करती है, जैसे विनिमय, मूल्य का मापदंड आदि। यानी कि ये जो नैरो सिस्टम है ना, जो संकुचित है, इसके अंदर हम तो भाई नोट ले लेंगे, सिक्के ले लेंगे, जो भी हमने बैंक में जमा करवाए हैं वो चेक हो गए, ये सारी चीज़ों को हम इनको एक साथ शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये संकुचित है, ये इनका नॉर्मल ही काम होता है जो डेली लोग करते हैं। ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में हम इन चीज़ों को अलग अलग तरीक़ों से भी मतलब कि इनको बता सकते हैं कि भाई हमें किस तरीके से इनको करना है। जैसे भाई बैंक जो हमारी एफडी वगैरह है, या मतलब कि इनको टाइम टाइम पे हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी नैरो की पूरी नैरो ये नैरो संकुचित होगी। लेकिन क्या है कि टाइम टाइम के ऊपर हम इनको चेंज कर सकते हैं और विस्तृत परिभाषा में बदल सकते हैं। जैसे देखो कि कैसे, जैसे भाई हमारी अभी क्या है कि निकट मुद्रा हो गई, जो भी हम मतलब कि उनको कितने टाइम में चेंज करना है, कितने टाइम में चेंज नहीं करना। ठीक है। या हमने कोई मतलब कि कुछ ऐसी परिसंपत्तियाँ ले रखी है जिनको हम मतलब कि कुछ टाइम के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारी विस्तृत परिभाषा हो गई। ठीक है।
इसके बाद देखेंगे मुद्रा का मौद्रिक मूल्य तथा मुद्रा का वस्तु मूल्य। अब देखेंगे कि देखो मनी की जो मनी वैल्यू है और कमोडिटी वैल्यू है, यानी कि जो वस्तु वैल्यू है, दोनों किस तरीके से कार्य करती है। अब देखो मुद्रा के मौद्रिक मूल्य तथा मुद्रा के वस्तु को मिलने में अंतर को समझना बहुत जरूरी है। इसके वर्गीकरण को हम अलग से समझते हैं। जैसे मुद्रा का मौद्रिक मूल्य, इसका संबंध किसी सिक्के या कागजी नोट पर अंकित से है। बिल्कुल, मान लीजिए किसी मान लीजिए क्या मतलब कि 100 रुपये का नोट है तो उस पर 100 रुपये लिखे होंगे, 500 का तो 500, 1000 है मतलब 2000 है तो 2000, तो हम उतनी ही रुपए की वस्तु या सेवाएं मुझसे खरीद सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारी होगी मनी की वैल्यू। अब देखेंगे दूसरा कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। इसका संबंध उस वस्तु तथा धातु से जिसकी मुद्रा बनी होती है। यदि सिक्के सोने या चांदी के बने हुए हैं जैसा कि पुराने समय में था, तो वस्तु का वस्तु मूल्य एक सिक्के में लगे सोने या चांदी के बराबर के मूल्य में होगा। समझ रहे हो कि आज भी हम अगर गोल्ड लेने जाते हैं तो 10 ग्राम का जो हमारा वैल्यू है वो 45,000 के समथिंग आ रहा है। तो जो उसके अंदर वैल्यू लगी है उस धातु की उसकी, तो वो हमारी उस कमोडिटी की वैल्यू होगी। ठीक है, इसके बाद है हमारा मुद्रा का वर्गीकरण। तो अब देखेंगे इसका मुद्रा का वर्गीकरण। अरे क्या हो रहा है यार, ये मुद्रा का वर्गीकरण हो गया हमारा। देखो मुद्रा का वर्गीकरण सामान्य 3 भागों में किया जाता है। एक तो है हमारा पूर्णकाय मुद्रा, दूसरा प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा और तीसरा साख मुद्रा। देखो पूर्णकाय मुद्रा, इसका संबंध उस मुद्रा से है जो सिक्कों के रूप में होती है। यदि सिक्के पर अंकित मूल्य और उसमें लगी धातु का मूल्य बराबर है तो ऐसे सिक्के को पूर्णकाय मुद्रा कहा जाता है। समझ में आया कि अंग्रेजों के शासनकाल में जब सोने चांदी के सिक्के चलते थे या चांदी के सिक्के चलते थे तो उसके अंदर जो सोने चांदी की जो सिक्के की वैल्यू थी वो उस रुपए में जितना अंकित मूल्य था उसके अगर बराबर होगा तो वो पूर्णकाय मुद्रा कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा। इसका संबंध कागजी नोटों से है। ये नोट पूर्णतः काय मुद्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, वास्तव में यह नोट पूर्णकाय सिक्कों का प्रतिनिधित्व करने वाली चिट है जिसे सरकार जारी करती है। उस कागज पर छपे नोट होते हैं, उसका अपना बाजार मूल्य नहीं होता। तो प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा वो होती है, रिप्रेजेंटेटिव मुद्रा वो होती है जो सरकार जारी करती है और उसके ऊपर उसकी वैल्यू लिखी होती है कि 1000 रुपये का है, 2000 का है या 5000 का है या कितने का है। अब ये मत बोलना कि 5000 का, ये मैं पहले की बातें बोल रहा हूँ जो पहले चलते थे नोट। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें ये बोलते थे कि देखो नोट की खुद की तो कोई वैल्यू है नहीं, वो कागज़ है, मुश्किल से 2-4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा, या उसकी टोटल कॉस्ट 100 रुपये की होगी कोई 2000 के नोट की। ठीक है, लेकिन उसका खुद का तो कोई बाजार मूल्य है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट उसको जारी करती है, तो इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी कहलाती है। अब देखेंगे साख मुद्रा। साख मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जिसका मौद्रिक मूल्य उसके वस्तु मूल्य से अधिक होता है। समझ में आ रहा है? इसका कारण है कि जिस वस्तु का मुद्रा के लिए प्रयोग किया जाता है वह बाजार में कुल पूर्ति का एक छोटा सा अंश होता है, अतः बाजार का मूल्य मुद्रा के मूल्य से बहुत कम होता है। कहने का अर्थ है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी जैसे आप लोन वगैरह लेते हो, ये सारी देखो आपको रुपए तो कम मिलेंगे लेकिन आपको पे उन पे इंटरेस्ट वगैरह जा करके ज़्यादा करना है, तो इसलिए मौद्रिक मूल्य उसके वस्तु मूल्य से अधिक होता है। ठीक है, समझ रहे हो? भारत में 1 रुपये का सिक्का जिस धातु को बना होता है उसका बाजार मूल्य 1 रुपये के सिक्के से मौद्रिक मूल्य से बहुत कम है। यदि ऐसा नहीं है तो लोग पिघलाकर उसे धातु के रूप में बाजार में अधिक रुपये पे बेचेंगे। आप देख रहे होंगे टाइम टाइम पे 1 रुपये के सिक्का कितना छोटा होता वो चला गया है। वो इसी कारण होता चला गया है क्योंकि जो 1 रुपये की वैल्यू है वो तो कम होती जा रही है, लेकिन उसके अंदर जो स्टील या जो भी धातु लगी हुई है वो ज़्यादा है, तो अब उसको छोटा छोटा कर दिया गया है। अब इसके बाद है मुद्रा के कार्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मुद्रा के कार्य को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो प्राथमिक या मुख्य कार्य, गौण कार्य, सहायक कार्य और कंटीजेंट फंक्शन यानी कि आकस्मिक कार्य। देखेंगे अब प्राथमिक कार्य। देखो प्राथमिक कार्य में आपको पता है विनिमय का माध्यम, कि भाई कोई एक वस्तु एक व्यक्ति है एक वस्तु खरीदता है या बेचता है, उसके बदले में जो मतलब कि क्रय विक्रय होता है और एक मध्यस्थता का कार्य करती है, तो इसका प्रथम कार्य होगा विनिमय का कार्य। ठीक है, पहले टाइम में क्या होता था मैं अच्छे से समझा चुका हूँ कि वस्तु से वस्तु करते थे तो बहुत कठिनाइयाँ होती थी, कभी कुछ नहीं होता था, कभी कुछ नहीं मिलता था। इसीलिए मनुष्य ने यह आविष्कार किया और एक मतलब कि मुद्रा का वैल्यू को एक फिक्स वैल्यू में बदला और उसको गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू मापने लगे और फिर व्यापार होने लगा। ठीक है, तो इसके बाद है मूल्य का मापदंड व मूल्य की इकाई। फिर उसके बाद उन्होंने मूल्य की जो यूनिट है वैल्यू इकाई है उसको अच्छे से माप पाया और उसको अच्छे से
क्या है कि इस मनी की ये वैल्यू हो गई, जैसे आपको पता है डॉलर की वैल्यू अलग है, रुपए की वैल्यू अलग है, यूरो की वैल्यू अलग है, तो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से IMF या वर्ल्ड बैंक वगैरह ने इनको अलग अलग इकाइयों में मापा है। ठीक है, ये तो हो गए इसके कार्य। इसके बाद है इसके मुद्रा के गौण कार्य, सहायक कार्य। यानी कि देखो गाइस, मतलब कि क्या है, स्थगित भुगतान। भविष्य में मतलब कि हम कभी भुगतान करना है किसी वस्तु का, तो हम क्या करेंगे कि इन मनी से हम उस भविष्य का भुगतान कर सकते हैं। क्योंकि क्या था कि पुराने टाइम में हम भविष्य के, अगर हमने किसी से उधार दे दिया, वो बोला कि गेहूँ ले लियो, गलतीवश वो गेहूँ ख़राब हो गया या किसी पशु को हमने मान लिया वो मर गए या बीमारी से मर गए, तो उसमें कठिनाइयाँ होती थी। लेकिन क्या है कि अब इस मनी की वैल्यू आने के कारण क्या हुआ, स्थगित भुगतानों का मान संभव हो गया है। ठीक है, इसके बाद है हमारा आकस्मिक कार्य। ठीक है, आकस्मिक कार्य के अंदर है कि साख निर्माण का आधार। बिल्कुल, अब मुद्रा के प्रचलन से पूर्व साख का निर्माण करना संभव नहीं था। बहुत सारे चेक, ड्राफ्ट, विनिमय पत्र आदि का प्रयोग किया जाता है। इन साखों का आधार मुद्रा ही है। लोग अपने बैंकों में जमा करवाते हैं और वो चेक द्वारा निकलवाते हैं, तो इसी आधार पर साख का निर्माण करते हैं। अधिकतम संतुष्टि का माप, धन के रूप में धन व्यय करके एक व्यक्ति उपभोक्ता अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है। उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के उपभोग की अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त कर सकता है जब उन वस्तुओं में प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो। तो कहने का अर्थ है मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन कब मिलेगी, जब वो देखेगा कि उसने जो वस्तु खरीदी है और उसके बदले में जो वैल्यू उसने मतलब कि वस्तु वो पैसे पे किए हैं, वो दोनों उनकी सीमांत उपयोगिता बराबर है या नहीं है। अगर वो बराबर होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन करेगा। उसमें राष्ट्रीय आय का वितरण, पहले क्या होता था, बहुत दिक्कत आती थी राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, क्योंकि मनी की वैल्यू नहीं थी, मतलब कि अच्छी नहीं थी। जब से मुद्रा का चलन हुआ है उसमें बस अब क्या हो गया है, अब इनको अच्छे से एकत्रित कर लिया जाता है एक जगह, इनका रिकॉर्ड अच्छे से रख लिया जाता है और उनका प्रत्येक कारक को उसके द्वारा कार्य का उचित भाग मुद्रा के रूप में मिल जाता है और उनको जोड़ के और राष्ट्रीय आय का वितरण हो जाता है आराम से। निर्वाहक का वाहक, प्रोफेसर ग्राहम ने मुद्रा के इस कार्य को विशेष महत्व दिया। इस कार्य से अभिप्राय है कि मुद्रा के रूप में धन का संचय करके हम परिस्थितियों के अनुसार वस्तु को खरीदने और अपने निर्णय में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जायज़ बात है कि मान लीजिए आपको रंगीन टीवी संचय किया है, परंतु आपके भाई बीमारी की आवश्यकता है और आप उसको रंगीन टीवी ना लेके उसकी बीमारी में पैसा लगा सकते हैं, तो ये निर्णय का वाहक हो गया ये। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट है हमारा, इम्पोर्टेंट है इसका पॉइंट, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। मुद्रा के कारण मूल्य का ट्रांसफ़र सुविधाजनक बन गया है। आज के इस युग में लोगों की आवश्यकता बढ़ रही है। इन आवश्यकताओं के लिए दूर दूर से वस्तु खरीदी जाती है। मुद्रा में तरलता व स्वीकृतता के गुण के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र हो गया है। बिल्कुल, देखो जी, अब आप यहाँ बैठे हो, आपको अमेरिका से या कोई मुंबई से, कहीं मतलब आप हरियाणा में हो तो आप मुंबई से या कहीं दूसरे स्टेट से कुछ भी वस्तु मंगा रहे हो, तो पहले क्या था कि पहले बहुत दिक्कत आती थी, भाई कहाँ कैसे मंगाए, कैसे ट्रांसफ़र करें, पैसे कैसे भेजें। लेकिन आजकल ये ट्रांसफ़र ऐसा हो गया है कि हम घर बैठे बैठे ही या मतलब कि बैंक से हम रुपए ट्रांसफ़र कर देते हैं और वहाँ से अपनी वस्तुएं मंगा लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है। ठीक है, इसके बाद है हमारा जो भी इम्पोर्टेंट है हमारी, हाँ, इस शोधन क्षमता की गारंटी, यानी कि सोल्वेंसी की गारंटी हो गई हमारे पास कि एक फर्म बीमा कुछ ना कुछ अवश्य धन जमा रखना पड़ता है, जिससे शोधन की गारंटी होगी। पूंजी की तरलता में वृद्धि, लिक्विडिटी की वैल्यू हो गई कि लोग अपने पास रुपए रखने लग गए। ठीक है, इसके बाद है हमारा स्टैटिक और डायनेमिक फंक्शन। स्टैटिक और डायनेमिक फंक्शन आपके बारे में बता दूं। स्टैटिक का मतलब होता है जो स्थिर रहता है, और डायनेमिक मतलब कि जिसमें ऊंच नीच मतलब कि आते रहते हैं। देखो, मुद्रा के आगतों के रूप में मुद्रा को स्थिर व निकाय कार्यों से है कार्य संचालन करते, गति पैदा करने में सहायता नहीं करते। इन कार्यों को प्राथमिक गौण कार्य, विनिमय माध्यम, मूल्य का माप, मूल्य के संचय, मूल्य का ट्रांसफ़र का कार्य आते हैं। तो कहने का अर्थ है हमारा स्टैटिक, यानी कि इसके अंदर जो स्थिर और निकाय कार्य है वो मुद्रा अपना कार्य करती है। इसके बाद है डायनेमिक। डायनेमिक ऐसा जो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं, कीमत में स्थिरता लाना है, रोजगार, आय, व्यापार में वृद्धि करना है। मुद्रा के कार्य इस प्रकार है, जैसे डिफ्लेशन आ गया या कुछ भी चीज़ें आ गई जिनको हम अपने मनी की वैल्यू को घटाते बढ़ाते रहते हैं। तो ये सारी हमारी स्टैटिक और डायनेमिक फंक्शन है मनी के। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।